Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan's land laws and next question is what are the various classes of tenants under the Rajasthan Tenancy Act 1955? What are their primary rights? तो राजस्थान लैंड लॉस में हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। इस एक्ट के अंडर टेनेंट को जो है काश्तकार को है जो राइट्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का यही है कि जो भी राइट्स एक टेनेंट के काश्तकार के बनते हैं वो उसको प्रोवाइड करवाए जाएं, क्योंकि बिफोर द इंडिपेंडेंस उसको कोई भी राइट्स वहाँ पे नहीं थे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि टेनेंट जो काश्तकार होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और इस काश्तकार के प्राइमरी राइट्स है क्या। तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जो है बड़े सारे राइट जो है एक टेनेंट को दे रखे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो अंडर द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 टेनेंट have been classified under different classes. Under section 14 of the chapter 3 mention has been made for the four classes of tenant. तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर सेक्शन 14 में चैप्टर 3 में जो है टेनेंट की काश्तकार की क्लासेस जहाँ पे टाइप जो वहाँ पे बता रखे हैं। एक होता है खातेदार टेनेंट, ऑनर, सेल्फ कल्टिवेटर्स एंड नॉन खातेदार टेनेंट्स। तो बेसिकली अगर हम इसको और तरीके से क्लासिफाइड करें, दो द लैंड होल्डर हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस बट ब्रॉडली दे आर ओनली 2 ऑफ द क्लासेस। जनरली इसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन बेसिकली 2 ही क्लासेस होती हैं। एक होता है खातेदार टेनेंट और दूसरा होता है नॉन खातेदार टेनेंट्स। ऑनर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खातेदार टेनेंट्स एंड सेल्फ कल्टिवेटिंग हैज़ नो एग्जिस्ट नाउ अ डेज। तो जो आपने यहाँ पे ऑनर पढ़ा ये खातेदार में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, और जो सेल्फ कल्टीवेटर जो होता है ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली अब हमारे पास 2 ही क्लासेस बचती हैं, एक है खातेदार टेनेंट और दूसरा होता है नॉन खातेदार टेनेंट्स। इस एक्ट के अंडर सिक्किमी टेनेंट जो है उसको जो है टेनेंट का दर्जा नहीं मिल रखा है। चेतन राम वर्सेस विश्व बनवर सिंह 1969 के केसेस में बोला गया। सिक्किमी टेनेंट जिसको हम जनरली जो है सब टेनेंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं, उसको टेनेंट का जो स्टेटस यहाँ पे नहीं मिला है। यहाँ पे एक चीज़ और साफ क्लियर कर दी गई है गुलाब कंवर वर्सेस रामचंद्र के केसेस में कि इट वुड बी प्रॉपर टू मेंशन है दैट द राइट ऑफ खुद कास्ट एंड द खातेदार टेनेंट आर नॉट प्रॉपर्टी राइट। तो ये आपको जो खातेदारी टेनेंट का जो राइट मिलता है या खुद कास्ट का जो राइट मिलता है ये आपका प्रॉपर्टी राइट नहीं है। इट मीन्स कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ये प्रॉपर्टी कवर नहीं होती है। अब वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करते हैं खातेदार टेनेंट कौन होता है। तो खातेदार टेनेंट को जो है हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सीधा जो है हम यहाँ पे नीचे आएंगे जिसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अबव एनालिसिस के बेसिस पे इट हैज़ बीन क्लियर दैट द खातेदारी राइट्स कैन एक्रू टू अ पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो खातेदारी राइट किसको जनरली मिलता है, कौन जो है खातेदार टेनेंट होता है, ये यहाँ पे बता रखा है। इफ़ द पर्सन वॉज टेनेंट और खातेदार और असमी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई भी पर्सन एक टेनेंट था, काश्तकार था या असमी काश्तकार था, इनमें से कोई भी था, काश्तकार था, टेनेंट था, असमी था, जब ये एक्ट कमेंसमेंट में आया था इन सभी को जो है यहाँ पे खातेदार टेनेंट जो है मान लिया जाएगा। इफ़ द पर्सन हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड एज अ टेनेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो एक्ट बनने के टाइम पे जो इस एक्ट से पहले टेनेंट थे, खुद काश थे, असमी थे, पहले तो उनको खातेदार टेनेंट माना जाएगा, और इस एक्ट के बनने के बाद जिनका नाम एंटर किया गया खातेदारी में उनको भी हम क्या मानेंगे, खातेदार टेनेंट मानेंगे। द पर्सन हु अर्न खातेदारी राइट्स बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जिन्होंने खातेदारी राइट्स जो है जिनको जो लैंड मिली है उस लैंड का उनका एक खाता है, खाता नंबर है, ये उनको इन लॉ के अंडर मिला। अंडर दिस एक्ट, अंडर द राजस्थान लैंड रिफॉर्म रिजम्पशन जागीर एक्ट 1954, अंडर एनी अदर एक्ट इन द फोर्स ऑफ टाइम, या फिर कोई और एक्ट जिसके अंडर जो है उनको खातेदारी राइट मिला हो। हेयर इट शुड बी मैंशन द खातेदारी टेनेंट मीन सच पर्सन हु होल्ड्स अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहाँ पे कि खातेदारी टेनेंट कौन है, जिसका उस लैंड से रिलेटेड एक पूरा रिकॉर्ड है और उसका जो है एक उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका एक नाम है, उसका एक खाता है। खातेदार इज़ नॉट ऑनर ऑफ द लैंड। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो काश्तकार है वो प्रॉपर्टी का जो है ऑनर नहीं है। ओनली टेनेंट
बिकॉज द खातेदारी राइट हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड एज अ प्रॉपर्टी राइट, बिकॉज खातेदारी राइट जो है आपका ये प्रॉपर्टी राइट नहीं बन जाता। इट मीन्स कि खातेदारी राइट मिलने से या खातेदारी टेनेंट बनने से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो जाते हैं। ये साफ करके यहाँ पे बोला गया है आशाराम वर्सेस राम रत्ना के केसेस में। एनी पर्सन डज नॉट बिकम टेनेंट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। मंगीलाल वर्सेस स्टेट 1976 के केस में ये बोला कि अगर कोई पर्सन जो है किसी ज़मीन का रेंट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेनेंट वहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से नो बडी कैन बिकम द टेनेंट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। कोई भी पर्सन जो है जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, इसके बेसिस पे वो जो है उस ज़मीन का जो है खातेदार नहीं बन जाएगा। उस पोजेशन जो है क्राइटेरिया नहीं है खातेदारी राइट्स का या उसकी लैंड हो जाने का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। वीर सिंह वर्सेस प्यारे सिंह AR 2000 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द सच जमींदार एज ए खातेदार टेनेंट वेयर द डिस्प्यूटेड लैंड इज शोन इन द रिकॉर्ड एज ए खुद कास्ट लैंड एंड जमींदार डज नॉट हैविंग द पोजेशन ऑफ द सच लैंड। तो यहाँ पे इस केस में क्लियर किया गया कि किसी जमींदार को खातेदार टेनेंट नहीं माना जाएगा अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो जो है खातेदार खुद कास्ट प्रॉपर्टी आती है और ज़मींदार का उस प्रॉपर्टी पे कोई पोजेशन भी नहीं है, तो फिर उसको खातेदारी राइट्स में नहीं डाला जाएगा, खातेदारी टेनेंट उसको नहीं माना जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्लियर है कि एट द टाइम ऑफ दैट एक्ट, जब 1955 में बना था, अगर कोई पर्सन टेनेंट था या असमी था या खुद कास्ट था तो उसको यहाँ पे खातेदार टेनेंट जो है मान लिया गया। दूसरा, ऐसा कोई पर्सन जब ये एक्ट बन गया, एक्ट बनने के बाद जिसका नाम जो है खातेदार खाते में लगाया गया, कोई प्रॉपर्टी जिसके खाते पे चढ़ाई गई उसको जो है खातेदार टेनेंट माना गया। इसके अलावा कुछ एक्ट हैं, उन एक्ट्स के अंडर अगर कोई पर्सन जो है खातेदारी राइट एक्वायर करता है तो वो खातेदारी टेनेंट वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे साफ बात बोलेंगे खातेदार टेनेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, आप प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हैं, ये आपको प्रॉपर्टी राइट जो है वो एश्योर नहीं करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। अब दूसरा है आपके पास यहाँ पे खुद कास्ट टेनेंट कौन होता है। अंडर सेक्शन 16A of the खुद कास्ट tenant means such person who has been given any land at the commencement of this act or thereafter in any area of the state by any holder of such land property on lease for the खुद कास्ट purpose or may be given to the such person। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया सेक्शन 16 क्लॉज में कि अगर खुद कास्ट टेनेंट वो टेनेंट है जिसको कोई पीस ऑफ लैंड जो है इस एक्ट की कमेंसमेंट पे दिया गया या उसके बाद जो है स्टेट पूरे राजस्थान में कोई भी एरिया जो है उसको जो है एक ज़मीन का एक टुकड़ा दिया गया, और किस पर दिया गया, लीज़ पे दिया गया, पट्टे पे दिया गया, तो उसको हम खुद कास्ट टेनेंट बोलेंगे। तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन जिसको एक स्टेट में किसी भी जगह पे कोई लैंड का एक पीस ऑफ लैंड उसको दे दिया गया लीज़ पे, ताकि वो जो है अपनी मेहनत से जो है उस पर कृषि कर सके, खुद कास्ट का मतलब जो खुद उस प्रॉपर्टी को जो है एग्रीकल्चर कर सके, तो उसको हम खुद कास्ट लैंड यहाँ पे बोलते हैं। बट इफ़ सच होल्डर ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी बिकम टेनेंट अंडर सेक्शन 13 ऑफ द खुद कास्ट लैंड इन द अबव टेनेंट ऑफ खुद कास्ट, अगर कोई पर्सन जो है कोई टेनेंट बन जाता है खुद कास्ट सेक्शन 13 का खुद कास्ट लैंड का, तो द अबव टेनेंट खुद कास्ट विल बिकम द सिकमी टेनेंट। तो उस कंडीशन में वो खुद कास्ट लैंड जो सिकमी टेनेंट बन जाएगा। एंड हु होल्ड लैंड फ्रॉम द खातेदारी टेनेंट एंड अदर, जिसने जो है वो लैंड जो है खातेदारी टेनेंट से हासिल जो वहाँ पे की है। तो यह सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे ये खुद कास्ट टेनेंट वो होगा जिसको लीज पे कोई लैंड ऑफ पीस जो है स्टेट के किसी भी एरियाज़ में जो है दिया गया है फॉर द एग्रीकल्चर, उसको हम खुद कास्ट जो है टेनेंट जो यहाँ पे बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे गैर खातेदार टेनेंट। तो गैर खातेदार टेनेंट कौन होगा यहाँ पे बता रखा है। तो सेक्शन 17 ऑफ द गैर खातेदार टेनेंट मीन्स सच अ पर्सन हु विद द रेफरेंस ऑफ लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम। तो ऐसा कोई पर्सन जो कि ना तो खातेदार टेनेंट है, खुद कास्ट टेनेंट है, सिकमी टेनेंट है, तो उसको हम क्या मानेंगे, गैर खातेदार टेनेंट मानेंगे। माने जिसका कोई भी रिकॉर्ड जो है कि वो टेनेंट है किसी लैंड का, जिसका खाता जो है किसी लैंड से किसी का अकाउंट जो है उस लैंड से रिलेटेड है, अगर उसका कोई भी ऐसा खाता जो है उस लैंड से रिलेटेड नहीं है तो उसको गैर खातेदार टेनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि क्योंकि खातेदार टेनेंट का अपना अकाउंट होता है, खुद कास्ट का भी होता है, सिकमी का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये खातेदार टेनेंट ही बन जाते हैं। तो अगर इनमें से वो कोई नहीं है तो फिर उसको क्या मान लिया जाएगा, गैर खातेदार टेनेंट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑनर।
ऑनर कौन है, मालिक कौन है। सेक्शन 17 क्लॉज ए के अंडर एवरी जमींदार और बिस्वेदार हुज लैंड प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन द स्टेट अंडर द राजस्थान जमींदारी एंड बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट 1950। तो जमींदारी और बिस्वेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजस्थान जमींदारी एंड बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट 1959 लाया गया था। इस एक्ट के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी ज़मींदारों और बिस्वेदारों के पास थी ये गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। ठीक है जी। इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 29 ऑफ दैट विल बी मालिक। तो जिन 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 भी ज़मींदारों और बिस्वेदारों की जो प्रॉपर्टी है जो कि गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई थी उनको ही क्या बोला जाता है, मालिक बोला जाता है। तो उनको खुद कास्ट ऑक्यूपाइड बाय हिम और डेट ऑफ द अबव वेस्टिंग। तो जिस दिन ये सारी जितनी भी जमींदार लैंड जो थी, बिस्वेदारी लैंड जो थी, ये जमींदारी एंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1959 के बाद जो लैंड में जो स्टेट में ये प्रॉपर्टी वेस्ट होगी, स्टेट में ये विहित होगी, उसके बाद इन सभी पर्सन्स को, इन सभी जमींदारों बिस्वेदारों को मालिक जो है बोला जाता था यहाँ पे। अब यहाँ पे है आपके पास प्राइमरी राइट्स क्या हैं टेनेंट्स के, जो सेक्शन 31 टू 37 चैप्टर 3C और राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956 के अंडर बता रखे हैं। तो पहला राइट क्या है, राइट टू हाउस फॉर द रेजिडेंस। सेक्शन 31 द टेनेंट हैज़ गिवन द राइट टू गेट लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओन हाउस फॉर हिज रेजिडेंस। तो यहाँ पे सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग किसी भी टेनेंट को ये राइट दिया गया है कि वो उस लैंड पे जहाँ पे वो काश्तकारी कर रहा है वहाँ पे अपने लिए एक रेजिडेंसी होम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट इन द कॉम्प्लायंस देयर ऑफ द होल्डर ऑफ द लैंड इन द पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द विलेज इन विच ही होल्ड्स द लैंड विल हैव अ राइट टू एक्वायर लैंड फ्री ऑफ द कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस। जिस भी एरिया में उसको जो लैंड मिली है एज अ टेनेंट फॉर द काश्तकारी, फॉर वहाँ पे कृषि करने के लिए, उस विलेज में वो अपना घर जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बना सकता है। फॉर दिस द होल्डर और टेनेंट ऑफ द सच लैंड विल हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द तहसीलदार। अगर उसने उस टेनेंट लैंड पे जो है एक रेजिडेंशियल हाउस बनाना है तो इसके लिए उसको पहले एक एप्लीकेशन जो है तहसीलदार को लगानी पड़ेगी। इफ़ एनी tenant has land in more than one village then he would be able to select any village out of the such village in which he want land for the construction of the his house। अगर उस टेनेंट के पास एक से ज़्यादा विलेज में लैंड है तो वो कोई भी एक विलेज सिलेक्ट कर सकता है जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन अपने होम की करना चाहता हो। तो जब वो रेसिडेंशियल होम यहाँ पे बनाएगा उसके कंस्ट्रक्शन में और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बाड़ा, छप्पर, एनिमल्स, छप्पर फॉर एनिमल्स, सीड्स, ग्रास, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड वाटर टैंक, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो जो है अपने रेजिडेंशियल होम में बना सकता है। तो उसके पास जो है उस लैंड पे जो है रेजिडेंशियल होम बनाने का राइट है, इवन दो कि वो एक टेनेंट है, वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है। सेकंड, द राइट टू गेट द रिटर्न पट्टा। इसके बाद सेक्शन 32 जो है ये बताता है कि सेकंड राइट ऑफ द टेनेंट इज टू ऑब्टेन द रिटर्न पट्टा फ्रॉम द लैंड होल्डर। लैंड होल्डर और टेनेंट, लैंड होल्डर जो है उस प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर के लिए टेनेंट को देता है, और टेनेंट को जब वो ये प्रॉपर्टी देता है तो उसका एक जो है पट्टा, मतलब रिटर्न पट्टा में रिटर्न लीज जो है लैंड होल्डर और एक टेनेंट के बीच में वहाँ पे होनी चाहिए। When a written पट्टा is given to the tenant, the landholder will be entitled to get an acknowledgement from the tenant। जब भी एक रिटर्न पट्टा जो है टेनेंट को दिया जाता है, मतलब एक रिटर्न डीड जो है टेनेंट को दी जाती है, लैंड होल्डर जो है उसको एक्नॉलेज वहाँ पे करेगा। इन केस ऑफ नॉन रेसिपिएंट ऑफ सच पट्टा और एक्नॉलेजमेंट द पर्सन एंटाइटल्ड टू विल बी हैव राइट टू सू। तो यहाँ पे देखिए इसका पर्पस क्या है। रिटर्न पट्टा अगर टेनेंट को मिलेगा तो ये एक एविडेंस होगा कि ये प्रॉपर्टी जो है उसको काश्तकारी के लिए दी गई है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए दे रही है, और वहाँ पे रेंट भी डिसाइड होगा कि इतना रेंट जो है उस एग्रीकल्चर लैंड के लिए उसको लैंड होल्डर को देना है। तो किसी सारी टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे क्लियर होगी, तो किसी तरीके का जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है उस टेनेंट की वहाँ पे नहीं होगी। इसलिए रिटर्न पट्टा जो है ज़रूरी है इस टेनेंसी एक्ट के अंडर, जब कोई टेनेंट जो है एग्रीकल्चर करता है किसी लैंड होल्डर की प्रॉपर्टी पे। द राइट टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ पट्टा, ये अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। द राइट टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ पट्टा, इसका मतलब ये भी है कि राइट ऑफ रिटर्न पट्टा तो उसको मिले, साथ में उस रिटर्न पट्टा का सर्टिफिकेट भी उसको मिले, ताकि उसके पास एक एविडेंशियल प्रूफ हो रही। सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट, द टेनेंट हैज़ गिवन द राइट टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ हिज पट्टा बाय
द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर पट्टे की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उसको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड एक ऑफिसर उसको देगा। सच सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गेटिंग डन विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ पट्टा। तो जिस दिन से वो जो लीज जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है उसके 4 महीने के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेशन ऑफ पट्टा, रिटन पट्टा उसको जो है यहाँ पे देने पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट होगा इसको यही माना जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड यहाँ पे करवाया गया है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है टेनेंट को कि उसको एक रिटर्न पट्टा मिलेगा और उसका सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगा ताकि उसके पास ये पक्का प्रूफ हो कि उस लैंडलॉर्ड ने उसको ये जो लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए दे रखी है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम एंड बेगार। इसके अलावा सेक्शन 34 क्लियर बोलता है कि नो ऑनर जो मालिक है ऑफ द लैंड विल बी एबल टू चार्ज एनी प्रीमियम और ग्रांट फॉर द ग्रांट ऑफ पट्टा और टू द टेनेंट। तो जब भी एक पट्टा, एक लीज जो है लैंडलॉर्ड मीन्स मालिक और उस टेनेंट के बीच में होगी तो उस लीज के बदले में कोई प्रीमियम जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा उस टेनेंट से। तो प्रीमियम और बेगार से यहाँ पे प्रोहिबिशन की गई है। पहले बिफोर दिस एक्ट जो है ऐसा ही होता था कि एग्रीकल्चर करनी है तो उसके बदले में बड़ा सारा जो है एक प्रीमियम जो है, एक एडवांस जो है एक देना पड़ता था टेनेंट को। The Malik will not take any service on the basis of the wages or otherwise from the tenant and will not make him liable to। इसके अलावा मालिक जो किसी तरीके की और सर्विस जो सेवा जो है और जो बेगार जो है इसके बदले में उस काश्तकारी के बदले में उससे नहीं लेगा। इफ़ देयर इज़ एनी कस्टम और मेक लाइबल देन इट विल बी नल। अगर ऐसा कोई कस्टम भी है जहाँ पे किसी तरीके की कोई जो है वहाँ पे कोई एडवांस ली जाती है या प्रीमियम लिया जाता है तो वो भी अगर लिया जाता है तो वो भी नल एंड वॉइड होगा। दस सेक्शन 34 गिव्स द प्रोटेक्शन टू द टेनेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ प्रीमियम और बेगार। हियर द प्रीमियम मीन्स नजराना। तो नजराना जो होता है जो कि क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है तभी उस लैंड को जो है किसी टेनेंट को देता है एग्रीकल्चर के लिए अगर उसको नजराना या प्रीमियम दिया गया। तो इस एक्ट के अंडर जो वो प्रीमियम जो नजराना जो है, जो प्रीमियम और बेगार जो है बिल्कुल प्रोहिबिट वहाँ पे कर दी गई। नेक्स्ट आपके पास प्रोहिबिशन अगेंस्ट एनी पेमेंट अदर देन द पेमेंट ऑफ रेंट। इसके अलावा उस एग्रीकल्चर लैंड पे जो लैंड होल्डर ने जो टेनेंट को दी है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस उस पे रेंट के अलावा और किसी भी तरीके की पेमेंट जो है सेक्शन 35 के अंडर जो है उस लैंडलॉर्ड को नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू यूज़ द मटेरियल। सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग उस टेनेंट के पास ये राइट है कि उस लैंड पे जो भी मटेरियल्स है लाइक स्टोन है या अर्थ लेयर है या किसी तरीके की डिगिंग जो है जो कुछ भी वो वहाँ पे उसकी इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड कुछ भी वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो मटेरियल यूज़ करने का राइट है उस लैंड पे, उसके किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन वो कर सकता है, इम्प्रूवमेंट वो वहाँ पे कर सकता है, स्टोन वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा राइट टू नल बट भी यहाँ पे दिया गया। सेक्शन 36A के अंडर जो है एक टेनेंट को जो है राइट टू नल बट भी दिया गया है। नल बट का राइट क्या होता है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कुआं है जहाँ से कृषि जो है सभी गांव के लोगों को की जा रही है तो वो जिसकी ज़मीन पे वो जो कुआं आता है उसको यहाँ पे कोई रेंट लेने का अधिकार आ जाता है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि उस टेनेंट को जो है राइट टू नल बट भी यहाँ पे दिया जाएगा। बट द पिटिशन कैन बी एक्सेप्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year by the block development officer provided there is sufficient reason for such a delay. Such application will be accepted or not be accepted by the block development officer after the inquiry। तो किसी तरीके की अगर कोई वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाती है तो उसकी एप्लीकेशन जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को की जा सकती है। और अगर वहाँ पे कहीं पे नल बट का राइट जो है उसमें अंडर कोई कॉम्पोजिशन बनता है, कोई रेंट रहता है तो उसके लिए भी पटिशन वहाँ पे फाइल की जा सकती है। दस सेक्शन 36A कन्फर अपॉन द राइट टू रिलेटिंग टू नल बट एंड कॉम्पोजिशन। तो सेक्शन 36A जो है नल बट का राइट वहाँ पे प्रोवाइड करता है और अगर वहाँ पे किसी तरीके का कॉम्पोजिशन बनता है तो वो भी प्रोवाइड इस सेक्शन के अंडर जो है किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन द कॉन्फिस्केशंस अटैचमेंट एंड सेल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और राइट जो है टेनेंट को यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग राइट टू टेनेंट कैन नॉट बी कॉन्फिस्केट। जो काश्तकारी का जो राइट है ना तो उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है
ना उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाता है, ना ही उसको सोल्ड किया जा सकता है सिविल कोड के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है कि जो प्रॉपर्टी उसको, जो काश्तकारी जो राइट जो उसको मिला हुआ है, उसकी कॉन्फिस्केशन, अटैचमेंट और सेल जो नहीं हो पाएगी। द लैंड यूज बाय द टेनेंट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज कैन नॉट बी अटैच और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री ऑफ द सिविल कोड। तो जिस लैंड को टेनेंट जो है यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ना तो उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, ना ही उसको सोल्ड किया जा सकता है सिविल कोड की किसी भी डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर उसने कोई मान लीजिए लोन ले रखा है और लोन अब वापस नहीं दे पाता है, तब भी एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे अटैच या सोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके पास, इसके अलावा रतन लाल वर्सेस SBPJAI 2017, it has been decided in this case that in such cases provision of section 37 do not apply, in the which provision of section 12 of the Rajasthan Agriculture Credit Operational Removal and Difficulties Act apply। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 37 जो है वो अप्लाई नहीं होगा राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशनल रिमूवल और डिफ़िकल्टीज एक्ट 1930 इस एक्ट के अंडर। तो अंडर दिस सेक्शन जो है 31 to 37 जो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट जो है, ये प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें अटैचमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी की जो है नहीं हो सकती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।